चलिए फ्रेंड्स, करते स्टार्ट आज की अपनी क्लास को। और आज की क्लास का टॉपिक है बैंक स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है जरा समझो। देखो भाई साहब, अगर मान लो मैं, बैंक छोड़ो मेरी बात करो, अगर मैं किसी को लोन दूंगा तो मैं उस इंसान को लोन दूंगा जिस इंसान को मैं जानता हूं, जिस इंसान की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मुझे पता है वो कहाँ रहता है, उसकी मम्मी कौन है, पापा कौन है, किस कंपनी में काम करता है, कहाँ कहाँ उसका ठिकाने, मतलब कहाँ कहाँ उसके जानने वाले रहते हैं। तो मैं उसी इंसान को लोन दूं, इसको मैं जानता हूं, जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूं, और उस इंसान की मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन है। कल को लोन लेके मेरा भगता है तो मुझे पता है ये कहाँ जाएगा, मुझे लोन निकलवाना कैसे है, मुझे पता है घर वाले कहाँ है, पेरेंट्स कहाँ है, कहाँ जॉब करता है। तो एक इंसान उसी व्यक्ति को लोन देना चाहता है जिसकी सारी इंफॉर्मेशन हो। अगर मुझे किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं है, ना जान ना पहचान, क्या मैं उसको लोन दूंगा? नहीं दूंगा। लेकिन अगर बात करें बैंकों की, तो ये प्रॉब्लम जो मेरे साथ आई, यही प्रॉब्लम तो बैंकों के साथ भी आती है। क्योंकि बैंकों में अक्सर ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनको बैंक जानता ही नहीं है। मैं मान लो बैंक में गया और मैं बोलूं बैंक मुझे लोन दे दो, क्या बैंक वाला मेरे को जानता होगा? क्या बैंक वाले को पता होगा अरे तो प्रथम सर है तो इकोनॉमिक्स पढ़ाते यूट्यूब पे, अरे इनका घर यहाँ पे है? ये नहीं पता भाई बैंक वाले को। मैं बैंक में लोन लेने जाऊंगा, बैंक वाला मेरे को नहीं जानता, बैंक को मेरी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे केस में बैंकों को समस्या आती है कि जब हमारे पास सामने वाले इंसान की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, इट मींस असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, तो बैंक लोन किस प्रकार दे? क्योंकि बैंक लोन देगा और सामने वाला बंदा पैसे लेके भाग गया तो बैंक कहाँ जाएगा? तो जब बैंक सामने वाले पर्सन को लोन देता है तो बैंकों को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, सामने वाले पर्सन की असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है या फिर इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। अब ऐसे केस में बैंक करे तो क्या करे? सामने वाले को लोन भी देना है और उसकी पूरी जानकारी भी नहीं है, तो बैंक क्या स्टेप उठा सकता है जिससे कि बैंक का नुकसान ना हो, जिससे कि सामने वाला पर्सन बैंक को लोन की पेमेंट टाइम पे कर दे, बैंक का पैसा डूबे ना? तो बैंक क्या करेगा? तो उसके लिए बैंकों के पास 3-4 उपाय होते हैं। उन 3-4 उपायों को अपनाकर बैंक जो है, जो लोन देगा सामने वाले पर्सन को, बैंक अपना लोन उससे वापसी भी ले लेगा, बैंक उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी ले लेगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है, बैंक का पैसा नहीं डूबेगा, बैंक का पैसा सेफ रहेगा लोन देने के बाद भी, भले ही बैंक सामने वाले बंदों को ना जानता हो। वो कैसे? तो सबसे पहला है पॉइंट क्रेडिट रिपोर्ट। उससे पहले देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा कि बैंकों की क्या स्ट्रेटजी है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से निपटने के लिए, या फिर बैंक किस प्रकार फंक्शन करेंगे, किस प्रकार काम करेंगे जब मार्केट में क्या हो, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो। तो पहला पॉइंट है क्रेडिट रिपोर्ट। अब मेरी बात सुनो, ये क्या होता है? मान लो मैं बैंक में लोन लेने गया, अब बैंक वाला मेरे को जानता नहीं है, लेकिन बैंक वाला क्या करेगा, मुझसे मेरा आधार नंबर पूछेगा, थोड़ी मुझसे इंफॉर्मेशन लेगा। और बैंकों के पास सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि बैंक मेरा आधार नंबर डालेगा, जो भी इंफॉर्मेशन डालेगा, जो मुझसे पूछेगा, उसके बेस पे बैंकों को मेरी पूरी की पूरी लोन की कुंडली, क्या बोला मैंने, लोन की कुंडली, मेरे क्रेडिट की पूरी हिस्ट्री बैंक के सामने आ जाएगी। बैंक को अपने ही लैपटॉप में दिख जाएगा कि सामने मेरा बंदा खड़ा है, बैंक ने आधार नंबर डाला, 2-4 इंफॉर्मेशन और डाली, और बैंक, जब आधार नंबर ही काफी है, आधार नंबर पैन कार्ड, बैंक ने आधार नंबर पैन कार्ड डाला, लैपटॉप में डाला, और लैपटॉप में बैंक को मेरी पूरी की पूरी कुंडली आ गई कि मैंने कब कब लोन लिया, कहां कहां से लोन लिया, कितने कितने रुपए का लोन लिया, किस किस चीज का लोन लिया। और अगर मैंने कहीं पे डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट माने मैंने कहीं पर अगर पेमेंट नहीं करी, कहीं का लोन लेके भाग गया, सारी इंफॉर्मेशन बैंक को मिल जाएगी। तो तरीका नंबर 1, बैंक मेरी क्रेडिट रिपोर्ट, इसे बोलते हैं क्रेडिट रिपोर्ट, बैंक मेरी क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकता है और उसके बेस पे बैंक डिसाइड करेगा कि सामने वाले पर्सन को लोन देना चाहिए या नहीं। अगर मेरी रिपोर्ट बिल्कुल गुड है, क्लियर है, मतलब कहने का ये है कि उस रिपोर्ट में साफ साफ शो हो रहा है, ये शो हो रहा है कि इसने 10 लोन लिए, कभी भी लोन में डिले नहीं किया, सारी पेमेंट टाइम पे करी, मेरा सिबिल स्कोर बैंक चेक करेगी, मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है, उसी के बेस पर बैंक मेरे को लोन देगी। तो पहला पॉइंट क्या है, बैंक मेरी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करेंगी। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर बैंकों के पास होता है, आप नहीं चेक कर सकते। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले अपना मोबाइल यूज कर रहा था, मेरे को जो है एक चलना पता वेबसाइट का, वेबसाइट नहीं, एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें मैं अपना खुद का क्रेडिट स्कोर और अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकता हूं। ठीक है, मैं आपको वो वेबसाइट बताता हूं, आप भी अपना चेक कर लेना। ठीक है, वो वेबसाइट पे आप देख, बस वेबसाइट नहीं, ऐप, मोबाइल ऐप है, आप उस मोबाइल ऐप पे अपना खुद का क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना। आपने जितना भी लोन लिया है वो सारी हिस्ट्री आप
आपको आपके मोबाइल में आ जाएगी, आपने कौन सा लोन लिया, कब लोन लिया, कितने रुपए का लोन लिया, वो सारा आपको आ जाएगा। मेरे को तो वो ऐप अच्छी लगी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये मत सोचना मैं उस ऐप का कोई प्रमोशन वगैरह कर रहा हूँ, ये बस जस्ट फॉर नॉलेज, आपके लिए, मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ उस ऐप के बारे में, ठीक है। ये वन स्कोर नाम की ऐप है, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे। ये वन स्कोर नाम की ऐप है, आप इसको अपने मोबाइल में डालेंगे, चाहे आपका गूगल एंड्रॉयड हो, चाहे आपका एप्पल का मोबाइल हो, और फिर यहाँ पे आपको सारी की सारी अपनी रिपोर्ट पूरी मिल जाएगी। क्रेडिट रिपोर्ट आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पे सब आ जाएगा। आपने कितना लोन लिया, कितना लोन नहीं, कितना लोन लिया, कितने टाइम का लोन लिया, कब डेट को पेमेंट करनी होती है, आपने कोई डिफॉल्ट किया कि नहीं किया, और यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर भी है कि आपका सिबिल स्कोर कितना है, ठीक है। तो ये आप जो है अपना देख सकते हैं इस वन स्कोर नाम की मोबाइल ऐप के थ्रू। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा इसका, ठीक है, ओके। तो मैं बस आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा था क्रेडिट रिपोर्ट का। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी लोन ही नहीं लिया, वो फर्स्ट टाइम बैंक में लोन लेने जा रहे हैं, बैंक ने उसका पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर लैपटॉप में डाला और बैंक वाले को दिखी ना कुछ, इसका तो लोन हिस्ट्री खाली है, एम्प्टी है, ये बंदा फर्स्ट टाइम लोन ले रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में फिर बैंकों को अपने रिस्क पर लोन देना पड़ेगा, क्योंकि बैंकों को उसकी हिस्ट्री नहीं पता, सामने वाले की, इसने कभी लोन लिया ही नहीं है, पहली बार ले रहा है। तो ऐसे केस में देखा जाएगा तो बैंकों के पास सच में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है और फिर बैंकों को अपने रिस्क पर लोन देना पड़ेगा। यहाँ पे बैंक उसका पास्ट एक्सपीरियंस चेक नहीं कर सकता, ठीक है। तो तरीका नंबर 1 क्या होता है, क्रेडिट रिपोर्ट। तो बोलता है बैंक रिलाय करते हैं किस पर, क्रेडिट रिपोर्ट पर, फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट लोन एप्लीकेंट्स क्रेडिट हिस्ट्री। जो लोन एप्लीकेंट है, जो बंदा लोन लेने आया है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री जानने के लिए, उस क्रेडिट हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन जानने के लिए बैंक उसकी क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करता है। बाय एग्जामिनिंग द पास्ट क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ पोटेंशियल बोरोवर, बैंक रिड्यूसेस द लेवल ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। जब बैंकों को उसकी हिस्ट्री मिल जाती है लोन की, तो इससे क्या होता है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि अब बैंक बोल सकता है मेरे पास सामने वाले बंदे की इंफॉर्मेशन है, अब ठीक ठाक इंफॉर्मेशन है, अब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का लेवल कम हो गया, ठीक है। समटाइम्स कभी क्या होता है, जो पोटेंशियल बोरोवर है उसकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, क्योंकि उसने कभी कोई लोन लिया ही नहीं है। तो ऐसे केस में रिपोर्ट बैंकों को कुछ भी नहीं बताएगी और यहां पे फिर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन रिड्यूस नहीं होगा, बैंकों को अपने रिस्क पर लोन देना पड़ेगा। तरीका नंबर 1 तो ये है। तरीका नंबर 2 है रेपुटेशन। और देखो ये आपने कभी, मैं एग्जांपल दूं पहले वाले पॉइंट का, आपने कभी ईएमआई पे कुछ लेने गए हो, आप ईएमआई पे मोबाइल लेने गए हो, ईएमआई पर अपनी बाइक लेने गए हो, कुछ भी लेने गए हो, तो पहले आपका वो चेक करता है, आप पे पैन कार्ड नंबर मांगेगा, आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा और पहले आपका वो क्रेडिट स्कोर चेक करता है और वो बताता है कि आपको इतने रुपए का लोन मिल सकता है, इतने का लोन आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि पूरी रिपोर्ट उस सामने वाले बंदे के पास होती है। सेकंड है रेपुटेशन। बैंक क्या कर सकता है, बैंक मार्केट में अपनी एक रेपुटेशन को बिल्ड कर सकता है फॉर बीइंग टफ ऑन डिफॉल्टर। मतलब कहने का यह है कि बैंक मार्केट में एक अपनी ऐसी रेपुटेशन बना सकता है कि अगर मेरे पास कोई लोन लेने आया और उसने डिफॉल्ट करना चाहा, तो भाई साहब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा, मैं उसकी संपत्ति बेच दूंगा। मैं मतलब अल्टीमेटली अगर एक बैंक अपनी अच्छी खासी रेपुटेशन बना ले इस मामले में कि भाई साहब मुझसे कोई डिफॉल्ट करेगा, कोई मेरा पैसे लेके भागेगा, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, तो फिर उस वाले बैंक का कोई बंदा डिफॉल्ट करेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो HDFC बैंक, कि HDFC बैंक ने एज्यूम कर लो एक अपनी ऐसी रेपुटेशन बना रखी है कि अगर मैंने HDFC बैंक से लोन लिया तो मुझे पता है कि HDFC वाले मेरा जो है खून चूस लेगा। भाई साहब अगर उनके लोन की पेमेंट नहीं करी तो HDFC वाले डेली मेरे घर बंदे भेजेंगे, HDFC वाले मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे और क्या पता मेरे घर का सामान भी बेच दे। तो HDFC की इमेज मेरे माइंड में ये बन गई है कि HDFC बैंक से पंगा नहीं लेने का लोन के मामले में, उनकी लोन की पेमेंट टाइम पे करनी है। तो जब बैंक अपने की ऐसी इमेज बना लेगा सबके सामने, तो उस बैंक का डिफॉल्ट कम होता है, बिकॉज फिर वही बंदा उस बैंक में जाकर लोन लेगा जो बंदा सच में लोन की पेमेंट टाइम पे करता हो, जो बंदा सच में लोन की पेमेंट सही से करना जानता हो।
कोई बंदा अगर ऐसा होगा जिसके माइंड में डिफॉल्ट करने की आ रही होगी या वो थोड़ा लोन में डिले करना चाहेगा, तो वो बंदा उस बैंक में डर के हमारे नहीं जाएगा, बिकॉज वो बैंक वाले उसका जीना आराम कर देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तरीका ये भी है कि बैंक अपनी रेपुटेशन मार्केट में ऐसी बिल्ड करे कि भाई हम काफी टफ है, हम काफी सख्त है, डिफॉल्टर के केस में कोई डिफॉल्ट करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। Toughness might include foreclosing on the asset purchased with the loan money or seeking legal action to receive payment for the fund in default. For example, toughness का मतलब है कि जो बैंक है, जिस बैंक है वो बैंक क्या कर सकता है, बैंक क्या पता सामने वाले बंदे की असेट को फोरक्लोज कर दे, बेच दे, छीन छान के बेच दे, या फिर सामने वाले बंदे के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले ले, ताकि सामने वाले बंदे को भी डर हो कि मैंने गलत बैंक से पंगा ले लिया। तो एक तरीका ये भी होता है रेपुटेशन वाला। उसके बाद तरीका नंबर 3 है कोलेट्रल। अगर बैंक को सामने वाले पर्सन को लोन देना है तो बैंक क्या करे भाई, उससे बोले अपनी कोलेट्रल कुछ संपत्ति मेरे पास गिरवी रखवा। इससे क्या होता है, डिफॉल्ट रेट काफी कम होता है। देखो जब मैं सामने वाले की संपत्ति अपने पास कुछ गिरवी रख लूंगा तो फिर सामने वाला बंदा पेमेंट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है अपनी संपत्ति छुड़वानी है। एग्जाम्पल के तौर पर समझना, सामने वाले बंदे ने मेरे को अपने जो है प्रॉपर्टी के पेपर, मान लो 1 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी है, उसने मुझे 1 करोड़ के प्रॉपर्टी के पेपर मेरे पास गिरवी रखवाए और मैंने उसको मान लो 1 करोड़ के प्रॉपर्टी के बेस पे 80 लाख रुपए का लोन दिया। याद रखना, लोन का अमाउंट हमेशा कोलेट्रल के अमाउंट से कम होता है। जितने की संपत्ति आएगी उतने का लोन नहीं दूंगा, लोन में काफी कम कर दूंगा ताकि सामने वाले बंदों को लगे कुछ पैसा मेरे पास है। एग्जाम्पल के तौर पे सामने वाले बंदे ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दी तो मेरे पास क्या आ गए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर आ गए और मैंने 80 लाख का लोन दिया। इट मींस अभी भी सामने वाले बंदे के 20 लाख मेरे पास है। अब क्या होगा, अगर वो लोन की पेमेंट नहीं करेगा, 80 लाख रुपए लेके भाग गया, तो उसका ही नुकसान है। उसका नुकसान इसलिए बिकॉज 20 लाख अभी भी बैंक के पास है। तो यहाँ पे मेरा बेनिफिट है क्योंकि 80 लाख भी कवर हो गए मेरे, उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 80 लाख का लोन भी कवर हो गया, जो उस लोन पे इंटरेस्ट बनना चाहिए था मैंने वो भी कवर कर लिया, और जो पैसा बच गया वो बैंक का हो गया। तो अगर मैं कोई कोलेट्रल अपने पास रखवा लूंगा तो सामने वाला बंदा उस संपत्ति को छुड़वाने के लिए लोन की पेमेंट करेगा ही करेगा। लोग होते हैं, लोग क्या होते हैं, जैसे कि मान लो लोग अपने घर के पुश्तैनी जेवर रखवा दिए, लोन ले लिया, पुश्तैनी जेवर लोगों ने अपने घर के रखवा दिए और पुश्तैनी जेवर रखवा के क्या करा, लोगों ने लोन उठा लिया। अब वो लोन की पेमेंट करेगी ही करेगी बिकॉज वो घर के पुश्तैनी जेवर है, उसको हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, तो लोन की पेमेंट करनी ही पड़ेगी ताकि वो पुश्तैनी जेवर अपने उठा सके। तो कोलेट्रल भी एक बहुत अच्छा माध्यम है डिफॉल्टर को रोकने का। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, कोलेट्रल इज अ प्रॉपर्टी और अदर असेट प्लेज मींस रखवाना। कोलेट्रल एक प्रॉपर्टी होती है या फिर कोई अदर असेट होती है जो कि रखवाते हैं एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट डिफॉल्ट ऑन अ लोन, ताकि लोन पर डिफॉल्ट ना हो सके। इफ डिफॉल्ट अकर, अगर सामने वाला मतलब डिफॉल्ट करता है, पैसा लेके भागता है, लेंडर गेट्स द कोलेट्रल, लेंडर वो संपत्ति ले लेगा और बेच देगा। Collateral is in essence a hostage the bank used to induce the borrower to repay the loan. Collateral एक प्रकार के hostage का काम करता है। hostage क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने देखा होगा, ये सुना भी होगा, जब प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं तो जो लोग होते हैं वो एक प्रकार के hostage, उन्हें hostage बोलते हैं। ठीक है, या फिर प्लेन हाईजैक कर लिया, या फिर आप प्लेन छोड़ो किसी घर को हाईजैक कर लिया, होटल को हाईजैक कर लिया, तो लोगों को हम अपने अंडर में रख लेते हैं, आतंकवादी, तो उन लोग को हॉस्टेज बोलते हैं। चाहे मैंने होटल हाईजैक किया हो, चाहे मैंने प्लेन हाईजैक किया हो। अब ऐसे केस में क्या होगा, जो लोग मैंने अपने पास रखे तो सामने वाले उसके परिवार वाले मुझे पेमेंट करेंगे ही करेंगे अपने लोगों को छुड़वाने के लिए, अपने हॉस्टेज को छुड़वाने के लिए। मान लो होटल में एक बच्चा था, उस बच्चे को मैंने आतंकवादी ने अपने पास रख लिया, अब वो बच्चा हॉस्टेज है, अब उसके परिवार वाले मुझे पेमेंट करेंगे ही करेंगे अपने हॉस्टेज को, अपने बच्चों को छुड़वाने के लिए। तो कोलेट्रल भी एक प्रकार की हॉस्टेज है कि उसकी संपत्ति अपने पास रख ली मैंने, अब वो बंदा अपनी संपत्ति छुड़वाने के लिए मुझे पेमेंट करेगा ही करेगा। समझ में आ गया। और अगला है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या है कि अगर आप सामने वाले बंदे को लोन दे रहे हो, लोन उसको दे रहे हो, तो उसकी या यहाँ पे लोन का मतलब कैश से नहीं, यहाँ पे लोन का मतलब मान लो सामने वाले बंदे ने लोन पर कार ली या लोन पर मोबाइल लिया, लोन पर बाइक ली, तो मैं उससे कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल सामने वाले बंदों को मैं 1 लाख रुपए की मान लो कार बेच रहा हूँ, 1 लाख की मैं कार बेच रहा हूँ,
तो मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपए का बोलूंगा डाउन पेमेंट दे, या फिर ज्यादा, वो अलग अलग डिपेंड करता है, 10,000 20,000, उससे मान लो मैंने क्या बोला 10,000 का डाउन पेमेंट दो, बाकी आप कार ले जाओ और 90,000 रुपए की आप मेरे को ईएमआई बांध दो, 90,000 रुपए आप मेरे को मंथली पे करते रहे ना, ठीक है, 10,000 की डाउन पेमेंट कर दो। तो मैंने क्या किया, सामने वाले बंदों को मैंने कार दी और उससे मैंने 10,000 एज ए डाउन पेमेंट ले लिए और 90,000 रुपए का लोन उसको मैंने दे दिया। अब सामने वाला बंदा 90,000 रुपए टुकड़ों में मेरे को देता रहेगा। अब अगर सामने वाला बंदा डिफॉल्ट करता है, अब अगर सामने वाला बंदा डिफॉल्ट करता है कि मान लो उसने पहली ईएमआई नहीं दी, दूसरी ईएमआई नहीं दी, अब वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो मैंने कार दी है अब उस कार को मैं जाके बेच सकता, बिकॉज जो मैंने कार दी अभी उस कार पर मेरा पोजेशन है, मेरा अधिकार है। क्यों अधिकार मेरा है, बिकॉज अभी सामने वाले बंदे ने लोन की पूरी पेमेंट नहीं करी है, तो बस वो कार चला तो रहा है लेकिन एक्चुअल में वो कार अभी मेरी है, बिकॉज मेरे को पूरा पैसा नहीं मिला। अब वो डिफॉल्ट अगर करेगा ना तो मैं उसके पास जाऊंगा, उसकी कार छीनूंगा और कार छीन के बेच दूंगा और जो भी पैसा आएगा वो सारा पैसा मेरा हो जाएगा। और देखो सामने वाले बंदे के जो 10,000 रुपए थे डाउन पेमेंट वो भी मेरे हो गए, वापस नहीं करूंगा। समझ में आ गया। अब ऐसे केस में क्या होगा, जो सामने वाला बंदा है वो लोन की पेमेंट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर लोन की पेमेंट नहीं करी तो मेरे पास से कार भी गई, और कार तो गई, जो 10,000 मैंने बैंक को डाउन पेमेंट की थी वो भी गए। तो अपने 10,000 डाउन पेमेंट को बचाने के लिए, ताकि वो ना जाए, वो कार के लोन की पेमेंट करता रहेगा। अच्छा सोचो मान लो उससे मैंने डाउन पेमेंट ना ली होती, उसको बस मैंने कार दे दी और जाओ घूमो, उससे मैंने 1 रुपया भी डाउन पेमेंट नहीं लिया। अब वो अपनी ईएमआई नहीं भर रहा, मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा कार बेच दूंगा। तो उसे फर्क पड़ा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे फर्क क्यों नहीं पड़ा, उसको फर्क इसलिए नहीं पड़ा बिकॉज उसने तो 1 रुपया अब तक दिया ही नहीं, उसका तो कोई लॉस हुआ ही नहीं। सो हमारा मैं कार गया, मैंने कार छीनी, कार बेच दी, उसको तो मजा आ गया, उसने 1 महीना कार फ्री में चला ली, उसने तो 1 रुपया भी बैंक को पे नहीं किया था। तो इसलिए डाउन पेमेंट होनी चाहिए, ताकि जब मैं उसकी कार वार बेचूं छीन छान के तो उसको ये तो लगे कि कार भी गई और मेरे 10,000 की डाउन पेमेंट भी गई। तो इस डाउन पेमेंट को बचाने के लिए कि ये पैसा बर्बाद ना हो तो टाइम पर लोन की पेमेंट करेगा। समझ में आ गया। तो ये आपका डाउन पेमेंट वाला पॉइंट है कि टू सक्सेसफुली इंड्यूस बोरोवर्स नॉट टू डिफॉल्ट, कि अगर हम चाहते हैं बोरोवर डिफॉल्ट ना करे, देयर मस्ट बी सम परसेंट ऑफ डाउन पेमेंट ऑन इन द लोन, कि भैया लोन में कुछ परसेंट की डाउन पेमेंट भी होनी चाहिए। सपोज करो एक बैंक एग्री हुआ टू लैंड अ बोरोवर 90%, बैंक माने कंपनी, जो कंपनी कार बेच रही है, ठीक है, कि 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ कार, कि 90% का आपका लोन बना देंगे और 10% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। अब सामने वाला बंदा जिसको मैंने कार दी, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो बैंक या कंपनी क्या करेगी, रीपोजेस द कार। रीपोजेस द कार का मतलब है कार का अधिकार अपने पास वापस ले लेगी। इट कैन सेल, कार को बेच सकती है, एंड यूज द प्रोसीड। प्रोसीड माने जो पैसा मिलेगा, कार को बेच के जो पैसा मिलेगा वो कंपनी अपना उससे लोन चुका लेगी, जो लोन दिया था वो कंपनी की लोन की भरपाई हो जाएगी। ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे केस में नुकसान केवल हुआ बोरोवर का, बिकॉज उसने 10% जो डाउन पेमेंट की थी उसका वो नुकसान, कार भी गई और 10% की डाउन पेमेंट भी गई। तो डाउन पेमेंट को बचाने के लिए वो अंदर लोन पे करेगा। तो डाउन पेमेंट रिड्यूसेस द इंसेंटिव टू डिफॉल्ट, डाउन पेमेंट से डिफॉल्ट के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बैंक अपने आप को बचा सकता है अगर मार्केट में क्या है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो बैंक ऐसे ऐसे स्टेप उठा के अपने पैसे को बचा सकता है। होपफुली ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड में ब्लेस यू। बेटा मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। वीडियो अगर पसंद आई हो ना तो प्लीज कमेंट भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। चलिए बाय बाय।